हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मैराथन सीरीज़ जो है पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ की ऑलमोस्ट एंड पर आ चुकी है। आज हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो जो है मैं अपलोड कर रही हूँ, विच इज़ ऑन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आज हम जितने भी टॉपिक्स आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अलग अलग शिफ्ट के वो क्वेश्चंस हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। देन हमारी जो लास्ट मैराथन है दैट विल बी ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे 2022 में आए हैं, जिस भी तरीके के, ठीक है, आपकी अलग अलग शिफ्ट के अंदर काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिमिलर आते हैं। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैं उस क्लास के अंदर डिस्कस करूंगी, जिसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, तो आज बिल्कुल भी हम देरी नहीं करेंगे और सीधे अपने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, उससे पहले कि हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, कि आपका जो पेपर है उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन जिसमें से पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल के नहीं होते वो क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के आपके क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि देखो आपका कैट का एग्ज़ाम तो है नहीं। ठीक है, आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपसे वहाँ पर क्वांट बहुत ज़्यादा पूछी जाए, बहुत इन डेप्थ, बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है मैथ्स के, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, आपको कोई अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने कभी भी मैथ्स जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अलग से नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाला क्वेश्चन इसके अंदर आपका आता है। ठीक है, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कम पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, देन आपसे सीरीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं वो भी। देन आपके रेशियोज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और आज जो मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके साथ, उससे आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्या है। 5 years ago the average age of A and B was 23 years। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि A और B दो इंसान हैं, 5 साल पहले उनकी एवरेज एज कितनी थी, 23 साल। अगर आज, इफ़ टुडे एवरेज एज ऑफ A, B एंड C इज़ 27 ईयर्स। ठीक है, अब 3 लोग आ चुके हैं, तीनों लोगों की मिलाकर जो एवरेज एज है वो 27 ईयर्स है। तो आपको बताना है कि C की 5 साल बाद कितनी एज होगी। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में क्या है, 5 वर्ष पूर्व A और B की औसत आयु 23 वर्ष थी। यदि अब A और B और C की औसत आयु 27 वर्ष हो, तो 5 वर्ष पश्चात C की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एवरेजेस इसमें यूज़ हो रहा है। देखो कैसे सॉल्व करना है हमें इसको। आपने मान लिया कि A, B, C की जो अभी की प्रेजेंट एज जितनी है, जितनी उनकी आज एज है, उसे आपने लेट कर लिया A, B, C। ठीक है, अब आपको पता है कि उनकी आज की, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ टुडे एवरेज एज ऑफ A, B, C आर 27 ईयर्स, तो आपने क्या करना है, इनकी एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज कैसे निकलती है आपकी, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही निकलता है आपका मीन सिंपली। ठीक है, एवरेज या फिर मीन आप कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन। क्या होता है आपका एवरेज, आपका एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आपने यही किया, सम कर लिया एजेस का तीनों की, डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, 3, तो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 27। ऐसे आपने निकाल लिया कि A प्लस B प्लस C कितना है, सम ऑफ
देयर एजेस कितना है, 81 है, क्योंकि यहाँ पे आप 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 27 के साथ तो 81 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने क्या बोली है यहाँ कि 5 साल पहले ए और बी की एवरेज कितनी थी, 23 साल। तो 5 साल पहले ए की एज कितनी होगी, ए -5, आज जितनी है उतने में से 5 माइनस कर दीजिए। अगर आप आज 25 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे, 20 साल के। तो वही चीज़ है, अगर आज ए ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितना होगा, ए -5 ईयर्स। बी कितने का होगा, बी -5 ईयर्स। इसकी एवरेज निकाल लो, इन दोनों की एजेस को आपने ऐड किया 5 साल पुरानी, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 ही लोग हैं, ए और बी, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 23। क्लियर। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। इधर जाकर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन -5 -10, इधर जाकर वो +10 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 56, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस a प्लस बी की वैल्यू अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, जो आपने निकाली थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी तो आपका क्या आ जाएगा, 56 प्लस सी इज इक्वल्स टू 81, यही आएगा, 56 प्लस सी इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। अब आप इससे c की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली। c क्या हो जाएगा, 81 माइनस 56 कितना, 25, ठीक है। तो ये आपकी निकली है c की आज की प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट वाली एज मानी थी ए बी सी, है ना। तो c हमारी आज की निकली है। हमें निकालना क्या है, 5 साल बाद c की कितनी एज होगी। तो आपने क्या करना है, इसमें सिंपली 5 ऐड कर दीजिए, 5 साल बाद की निकालनी है। तो आपने निकाला 25 प्लस 5 30 साल, यानी कि c की 5 साल बाद कितनी एज होगी, उसकी एज होगी 30 साल। क्लियर है ये सबको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ी देर लगी है, जब आप खुद से सॉल्व करोगे आपको ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ a इज 20% ऑफ c एंड b इज 25% ऑफ c, देन व्हाट परसेंट इज a ऑफ b। ठीक है, देखो आपको क्या दे रखा है उसने यहाँ पर उसने दिया है आपको a जो है a इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 20% ऑफ c। ठीक है, 20% ऑफ c का मतलब, परसेंट का मतलब क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय 100, है ना, यही मतलब होता है। तो a इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू c, ये चीज़ आपको गिवन है यहाँ, ये वाली। ठीक है, देन आपको क्या कहा है, b इज 25% ऑफ c, तो आप लिख लीजिए b इज इक्वल्स टू 25% ऑफ c, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू c। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट परसेंट इज a ऑफ b। ठीक है, जहां पे भी आपको दिख जाए ना ऑफ, तो ऑफ के बाद वाली चीज आप लिख लो नीचे। ठीक है, ऑफ के नीचे वाली चीज आपको लिख लेनी है नीचे, और जो दूसरी बच गई उसको लिख लो ऊपर। ठीक है, तो आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको तो समझ आ गई होगी ये लाइन। ठीक है, कि व्हाट परसेंट इज a ऑफ b, a ऑफ b। ठीक है, यही होता है। लेकिन जिनकी मैथ्स वीक है वो इतना समझ लीजिए कि जहां पर भी आपको ऑफ दिख जाए उसके बाद वाले को आपको नीचे लिखना है, और ऑफ से पहले वाले को आपको ऊपर लिख लेना है। आपकी और इंटू 100 करना है, आपकी परसेंटेज निकल जाती है। क्लियर। अब इससे कैसे निकलेगी भाई, देखो आपने क्या किया, ये चीज़ तो लिख ली यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा आपने कि a इज 20% ऑफ c, b इज 25% ऑफ c, और a बाय b इंटू 100 आपको निकालना है। अब आप क्या करो, देखो आपको a बाय b चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a b b b, तो आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, अपनी जो LHS है उन दोनों को डिवाइड किया और RHS को डिवाइड किया, तो ये वाली साइड जो है आपकी दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा। क्लियर, ये आपने यहाँ पर डाला। अब इसके बाद क्या होगा, ये c से c कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, देन ये आपका 5 से कट जाएगा, 20 और 25, 5 4 ज़ा 20, देन 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो a बाय b आपका कितना आ गया, 4/5। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, व्हाट परसेंट इज a ऑफ b, यही तो हमको निकालना है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो। अब कितना आ गया, ये इससे 5 से कटेगा, ये 20 पे, 5 20 ज़ा 100 होता है, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 80। ठीक है, तो 80% आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो।
ठीक है। अब आपको इस सीरीज में से रॉन्ग नंबर निकालना है। देखो तो इसमें ना कुछ पैटर्न आपका क्या होता है, पैटर्न फॉलो करता है। ऐसी जो सीरीज आपको दी होती है ये एक पैटर्न फॉलो करती है, आपको वो पैटर्न निकालना पड़ता है। या तो क्या हो रहा होगा आपकी ऐसी सीरीज के अंदर, देखो या तो क्या दिया होगा आपको, कोई टर्म प्लस हो रही होगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली एक ही टर्म आपकी प्लस हो सकती है, या वो प्लस होते हुए कोई सीरीज भी हो सकती है। जैसे पहले तो +2 हुआ, फिर +4 हुआ, ठीक है, फिर +6 हुआ। तो आपको पता है ये 2 का टेबल चल रहा है ना। तो ऐसे एक सीरीज प्लस भी हो सकती है, ऐसे ये माइनस भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे माइनस भी हो सकता है। कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकती है, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई भी हो सकती है, जैसे ×2 ऐसे हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ और टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, ×2 देन ×4 देन ×6, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आपका, क्लियर। देन आपका कुछ और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इनका, जैसे ऐसा हो रहा हो कि मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, पहले ×2 हो रहा हो, फिर दूसरे में +2 हो रहा हो, फिर आपका ×2 हो रहा हो, देन आपका +2 हो रहा हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है यही चीज़ हो आपके, इसके अलावा कोई और नंबर्स भी हो सकते हैं। मैं पैटर्न बता रही हूँ बस सिंपली। क्या हो सकता है, एक तो कांस्टेंट टर्म आपकी प्लस हो रही हो, जैसे +2, ठीक है, या फिर ऐसे ही कांस्टेंट टर्म आपकी माइनस हो रही हो, -2, या फिर आपका कुछ सीरीज में प्लस हो रहा हो, +2, +4, +6, या ऐसे ही सीरीज में कुछ माइनस हो रहा हो। कुछ मल्टीप्लाई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई सीरीज में भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है आपकी, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन भी हो सकता है मल्टीप्लाई और प्लस का, ऐसे ही मल्टीप्लाई और माइनस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। आपको मतलब सिंपली पैटर्न ढूंढना है कि क्या पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है सीरीज के अंदर, और बहुत आसान होता है ढूंढना। आपको ये वाले क्वेश्चन में भी देखो, अभी तक जब तक मैं बता रही थी तब तक आप कईयों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, है ना। तो आपको इस सीरीज में क्या बताना है, इस सीरीज में आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इनमें पैटर्न ढूंढिए, जहां पर भी पैटर्न ब्रेक हो रहा होगा वो आपकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। देखो जैसे यहाँ पर क्या है यहाँ पर 6, 18, 90, तो एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए 6 3 18 होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ×3 हो रहा है। फिर आपको पता है अगर 18 5 होता है 90, तो आपने देखा ये ×5 हो रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा भाई ये तो 3 और 5 तो ऑड नंबर्स होते हैं, तो क्या ये ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना चाह रहा है, ऑड नंबर की सीरीज से। तो आपने यहाँ पर देखा, चेक किया कि क्या 90 × 7 630 होता है, तो बिल्कुल होता है। और ये करते ही आपको पता चल गया कि ये जो ऑड नंबर की सीरीज से ही क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ऑड नंबर सबको पता है ना, हाँ, जिनका एक वही होता है, क्या कहते हैं, 1, और वो खुद क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है ना। समझ में आई ये चीज़। चलो, जो 2 से डिवाइड नहीं होते आपके तो ये ऑड नंबर की सीरीज आपकी क्या हो रही है, चल रही है यहाँ पर। तो 7 से अगला ऑड नंबर क्या है, 9, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, अब 630 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 630 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आता, ठीक है, 6930 नहीं आता आपका, इससे कम वैल्यू आती है कुछ, क्लियर। तो आपने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पर तो इन्होंने क्या कर दिया, 630 × 11 कर दिया है, 630 × 11 इज 6930, क्लियर। लेकिन यहाँ पर तो क्या होना चाहिए था, ×9 होना चाहिए था सीरीज के अकॉर्डिंग। इसका मतलब गलती कहाँ पर हुई है, यहीं पर हुई है, ठीक है, यहीं पर आपकी क्या हुई है, गलती हुई है। यही आपका गलत नंबर है 6930, क्योंकि यहाँ पर ×9 करना चाहिए था अगर सीरीज फॉलो करनी है तो, ठीक है। लेकिन इन्होंने ×11 कर दिया, उससे अगला ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए यहाँ पर गलती हो गई है, क्लियर, समझ में आया सबको। चलो, देन नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड द सम ऑफ दीज नंबर इज 975, ठीक है। फाइंड द 3 नंबर्स, वो क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं आपकी, 3:5:7 के अनुपात में है ये, ठीक है। और इन संख्याओं का माप कितना है, योग कितना है, 975, ठीक है। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तीनों जो नंबर्स हैं आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है आपका। आपने क्या किया, कॉमन रेशियो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तीनों आपस में रेशियो के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब इनका कॉमन रेशियो ज़रूर होगा, कुछ इन नंबर्स के बीच में कॉमन रेशियो ज़रूर होगा। आपने वो कॉमन रेशियो को क्या मान लिया, x मान लिया। आपकी मर्जी है y मान लो, z मान लो, मैंने x मान लिया, ठीक है, कॉमन रेशियो को x मान लिया।
अब उन्होंने क्या कहा कि इन तीनों का जो सम है वो 975 है। क्लियर? तो आप क्या कीजिए, 3 को रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, वो नंबर आ जाएगा। 5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड नंबर आ जाएगा। 7 को रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, वो थर्ड नंबर आ जाएगा। तो हमने रेशियो x माना है, तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो गया 3x, सेकंड क्या हो गया 5x, थर्ड क्या हो गया 7x। और इन तीनों का सम कितना है? ठीक है, इन तीनों का सम उन्होंने दिया हुआ है हमें 975। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। सॉल्व करेंगे तो आएगा 15x इज इक्वल टू 975। फिर x, ये 15 को नीचे डिवाइड कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा x आपका 65 आ जाएगा। लेकिन उसने आपसे रेशियो की वैल्यू नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है तीनों नंबर बताओ। तो तीनों नंबर सिंपली निकाल देंगे हम कैसे, 3 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स। ठीक है, तो हमने किया 3 इंटू एक्स कितना आया 3 इंटू 65 195। ऐसे ही 5 इंटू एक्स किया तो 325, 7 इंटू एक्स किया तो 455। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से? तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चंस हैं आपके इसी साल के 2022 का जो पिछला ही पेपर हुआ है उसी के ही क्वेश्चंस हैं। अब आप देख लो कितना कम लेवल के आप पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मुश्किल तो आते नहीं हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका। अब ये देखो, ये आपका किसका क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका। तो वो क्या कह रहा है, अ सम ऑफ 16,800 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक 16,800 का आपका अमाउंट है, उसको 2 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया है। ठीक है, 1 पार्ट इज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। जो एक पार्ट इन्होंने क्या किया है, 16,800 थे, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। जो पहला हिस्सा है उसे 6% के ऊपर क्या कर दिया है, उधारी पर दे दिया है। और जो बाकी का बचा हुआ था 16,800 में से अगर हम पहले वाले को माइनस कर दें तो वो जो बच गया अमाउंट उसको 8% के ऊपर उधारी पर दे दिया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 8% पर एनम। तो 2 साल के बाद जो उन्हें टोटल अमाउंट मिला, ठीक है, जो टोटल अमाउंट उनको मिला यानी कि पूरा इंटरेस्ट मिलने के बाद जो उन्हें अमाउंट मिला वो कितना है 19,000 रुपये। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि 6% के ऊपर कितना लेंड किया, कितना आपने उधारी पे दिया था और 8% पे आपने कितना उधारी पे दिया था। इसका मतलब सिंपली आपको बताना है जो आपने डिवाइड किया था 16,800 को 2 भागों में, तो उन दोनों भागों की क्या वैल्यू थी। ठीक है, उन दोनों भागों का क्या मूल था। ठीक है, तो आपको वो निकाल लेना है सिंपली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे पेपर का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के ही उसमें आया था। क्लियर? चलो, तो इसके अंदर क्या है आपको सिंपली, एक मिनट, हाँ, क्या बोला उसने कि 16,800 रुपये हैं। ठीक है, उनको 2 भाग में डिवाइड किया। तो आपने पहले भाग को मान लिया x, ठीक है, दूसरे भाग को आपने क्या कह दिया 16,800 माइनस x। सिंपल, अगर पूरा 16,800 रुपये है मेरे पास और x मैंने एक भाग को मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 16,800 माइनस x। ठीक है, अब मैंने माना कि जो x अमाउंट है ये 6% के ऊपर मैंने उधारी पे दिया है और 16,800 माइनस x मैंने 8% के ऊपर उधारी पे दिया है। ठीक है, अब देखो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो आपका जितना आपने उधारी पे दिया। ठीक है, देन दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट के ऊपर आपने दिया है। ठीक है, उसकी दर कितनी है जितने पे आपने उधारी पे दिया है। देन दिस इज टी, टी इज टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने उधारी पे दिया है, और डिवाइडेड बाय 100 आपका ये सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में होता है ना, इसीलिए इसको डिवाइडेड बाय इन्होंने 100 कर रखा है। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट आपका सिंपली इस फॉर्मूले से निकलता है। तो देखो x के ऊपर अब आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा P इंटू आर इंटू टी। तो P कितना है हमारा, प्रिंसिपल कितना है, मूल कितना है हमारा x। ठीक है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% इंटू 2, क्योंकि 2 सालों के लिए दिया था हमने। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 12x बाय 100। ये मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट x। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट आप दूसरे भाग के ऊपर भी निकाल लीजिए। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी पे, तो P कितना है 16,800 माइनस x, R कितना है 8% और 2 सालों के लिए दिया है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 16 इंटू 16,800 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन 16,800 माइनस एक्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, देखो कि आपका जो टोटल अमाउंट निकल कर आया वो कितना आया 19,000। इसका मतलब जितना भी आपने उधारी पे दिया था उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन हुआ है। एड ऑन क्या हुआ है, इंटरेस्ट। ठीक है, जितना भी आपने जिस भी दर पे आपने दिया था उसका आपका अमाउंट एक इकट्ठा हुआ होगा। ठीक है,
तो आपने जितना उधारी पर दिया प्लस जितना आपको मिला इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वो कितने के बराबर है, 19,000 के बराबर है अब। ठीक है, तो आपके इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 19,000 में से 16,800 को माइनस कर दीजिए, कितना आया, 2200 रुपये आपका आ गया। ठीक है, और इंटरेस्ट आपका कितना कितना है, देखो ये वाला इंटरेस्ट जो आपने एक्स के ऊपर निकाला था और दूसरा इंटरेस्ट जो आपने बाकी के अमाउंट के ऊपर निकाला, इन दोनों को आप प्लस कर दो, ये टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने इनको प्लस कर दिया, इज इक्वल्स टू 2200। अब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x कितना, 12,200। ठीक है, अब 12,200 आपका कौन सा अमाउंट था, जो आपने 6% पे लेंड किया था, वो आपने निकाल लिया। और फिर 16,800 में से x को माइनस कीजिए, यानी कि 12,200 को माइनस कीजिए, 4,600, ये कितने पे आपने लेंड किया था, 8% के ऊपर। क्लियर, समझ में आता है सबको? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत बेसिक क्वेश्चन। चलिए, देन फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो 13:25 टू मेक इट इक्वल टू 7:10। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है, ठीक है, एक कोई नंबर है, आपने इनके अंदर ऐड किया है, इस रेशियो में आपने ऐड किया है कि वो 7:10 बन गया है आपका नया रेशियो। ठीक है, क्या हो गया है, एक मिनट, आपका पुराना रेशियो था 13:25। ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर इन दोनों टर्म्स के अंदर ऐड करना है कि आपका नया रेशियो कितना बन जाए, 7:10 का बन जाए। ठीक है, देखो अब ये कैसे सॉल्व किया आपने वो नंबर को क्या मान लिया, x, जो आपने इन दोनों टर्म्स के अंदर ऐड किया है, 13 में भी और 25 के अंदर भी ऐड किया है। क्या नंबर मान लिया आपने, उसको x मान लिया, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो देखो सिंपली 13 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 25 प्लस एक्स, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय होता है ना, 13:25 का मतलब 13 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब इसमें आपने प्लस x कर लेना है, सिंपली ऊपर भी x प्लस करना है और नीचे भी x प्लस करना है, यही उसने बोला है। देखो, फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13:25 के अनुपात को 7:10 के बराबर करने के लिए जोड़ा गया होगा। ठीक है, तो आपने इसमें जोड़ दिया अमाउंट, x कर दिया, किसके बराबर है, ये 7:10, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 10। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसे आगे सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, कितनी, 15। और यही तो आपको निकालना था, यही निकालना था ना, अभी आपको नंबर निकालना था वो जिसको आपने ऐड किया है, तो आपने सिंपली निकाल लिया, कितना, 15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। वही सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये भी मेरे पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है, देखो सिंपल, बहुत ही सिंपल, 5 से 9 तक हम कैसे पहुँचे हैं, 4 प्लस कर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 + 4 9 होता है। 9 से 14 पे कैसे पहुँचेंगे, 5 प्लस कर। ठीक है, फिर 14 से 20 में कैसे पहुँचेंगे, 6 प्लस कर। 20 से 27 पे 7 प्लस कर, और 27 से 35 पे 8 प्लस कर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर 4 5 6 7 8 है तो अगला क्या होगा, 9 से प्लस किया होगा, तो 35 + 9 कर दीजिए, 35 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 46। ठीक है, समझ में आया, सॉरी 44, 35 + 9 44, हाँ सॉरी, सिंपल क्वेश्चन के अंदर भी गलती कर आएंगे हम, है ना। चलो, 35 + 9 कितना है, 44। क्लियर, तो 44 आपका आंसर हो जाएगा। चलो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ अ क्लास इज 60 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि आपके 25 स्टूडेंट है सेक्शन ए के अंदर, 25 बच्चे पढ़ते हैं सेक्शन ए के अंदर, उनकी औसतम वेट कितना है, ठीक है, वो कितना है, 60 kg। ठीक है, 60 kg उनकी एवरेज वेट है। वेयर एज एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में आपके कितने हैं, 35 बच्चे हैं, और उनकी औसत कितना है, उनका भार औसत कितना है, 62.5 kg। अब आपको निकालनी है एवरेज वेट ऑफ ऑल द 60 स्टूडेंट। ठीक है, 60 है ना, ये 35 + 25 आपके सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कीजिए, 25 + 35 60 है ना। तो इन पूरे 60 बच्चों का आपको औसतन भार निकालना है। ठीक है, चलो, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब उसने क्या कहा आपको, 25 का कितना है,
एवरेज, तो आपने देखा टोटल आपको पता नहीं है कि सबका टोटल कितना होगा। एवरेज का भी फॉर्मूला मैंने बताया था ना, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर समेशन एक्स यानी कि आपका जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबका सम डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो 25 ऑब्जर्वेशन है, 25 लोगों का निकालना है। 25 लोगों का कितना है, 60। ठीक है, सम आपको पता नहीं है तो आपने उसको एक्स ए मान लिया, आप वाई मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो आपके मन करता है। मैंने मान लिया सेक्शन ए का कितना है, एक्स ए, टोटल सम उनके वेट्स का डिवाइडेड बाय 25 बच्चे हैं इज इक्वल्स टू 60, ये दिया हुआ है। दूसरी चीज मुझे दी हुई है बी सेक्शन का 62.5 है, तो मैंने नीचे यहाँ पे 35 लिख दिया, जितने टोटल बच्चे हैं सेक्शन बी में। टोटल मुझे पता नहीं था तो उसको मैंने लेट कर लिया, एक्स बी कितना आ गया, 62.5 आ गया। ऐसे ही आप एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हो, टोटल की वैल्यू निकाल सकते हो ए सेक्शन में, तो 25 इंटू 60 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1500 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी बच्चे हैं सेक्शन ए में उन सब के भार को अगर जोड़ दिया जाए तो 1500 आता है। ठीक है, ऐसे ही बी का निकाल लीजिए, बी सेक्शन का, वो कितना निकल कर आएगा, 2187.5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, 60, पूरे के पूरे 60 बच्चों का निकालना है। तो सिंपल है, नीचे 60 लिख लीजिए अब। ठीक है, क्योंकि 60 बच्चों का निकालना है तो नीचे से आपने 60 से डिवाइड कर दिया, और टोटल सम कितना है आपका, जितना ए सेक्शन के बच्चों का है भार और जितना बी सेक्शन के बच्चों का भार है, तो आपने इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिया, जमा कर दिया, डिवाइडेड बाय 60, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका कितना आ गया, 61.45 आ गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 30 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ देम whose weight is 40 kgs is replaced by a new person. What is the weight of the new person? 30 व्यक्तियों की औसत वजन में अगर 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक जिसका वजन 40 किलोग्राम है उसे किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सिंपली 30 लोग हैं, 30 लोगों की औसत आपने भार निकाल लिया। ठीक है, वो औसत भार जो है 2 kg से बढ़ जाता है अगर आप उन 30 लोगों में से एक व्यक्ति जिसका भार कितना है 40 kg, उसको आप रिप्लेस कर देते हो किसी नए व्यक्ति के साथ। ठीक है, तो आपको निकालना है उस नए व्यक्ति का वेट। ठीक है, तो सिंपल है, आसानी से निकल जाएगा। देखो, तो अब यहाँ पर क्या है आपका, 30 लोग थे आपके पहले। ठीक है, आपको टोटल नहीं पता उनका भार कितना है तो आपने उसको x30 मान लिया, और उनका एवरेज कितना मान लिया आपने, x बार। ठीक है, x बार आपको पता है सैम्पल मीन के लिए यूज़ होता है, सैम्पल एवरेज के लिए, तो आप x बार वहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया। देन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30x बार आ जाएगा, x30 की वैल्यू आपकी सिंपली इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इस टोटल में से एक व्यक्ति जिसका भार 40 किलो है उसे निकाल दें और किसी और व्यक्ति को ऐड कर दें जिसका हमें भार नहीं पता है, तो उसका भार हमने मान लिया y kg है। ठीक है, तो आपकी जो एवरेज है, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं उसे, औसत है, आपकी औसत जो है वो 2 kg से बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि अब आपका x बार प्लस 2 हो जाता है एवरेज। लोग तो अभी भी 30 ही है तो आपने यहाँ पर 30 ही लिखा नीचे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x30 को आप पहले पुट करोगे, 30x बार जो आपने यहाँ से निकाला था, x30 इज इक्वल्स टू 30x बार, ये पुट किया। देन इसको आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी वैल्यू आ जाएगी y कितनी, 100। ठीक है, यानी कि आपका जो नया व्यक्ति है जिसे आपने रिप्लेस किया है 40 वाले बंदे के साथ, वो उसका भार कितना है, 100 kg है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, मिसिंग निकालना है आपको, तो 16 में अगर आप 4 प्लस करें तो 20 आता है। ठीक है, 20 में अगर आप 5 प्लस करें तो 25 आता है। 25 में अगर आप 5 प्लस करें तो 30 आता है। 30 में अगर आप 6 प्लस करें तो 36 आता है। 36 में अगर आप 6 प्लस करें तो 42 आता है। 42 में अगर आप 7 प्लस करें तो आपका 49 आता है। ठीक है, मिल गया आपको अपना पैटर्न। 4 5 5 6 6, यानी कि अगला क्या होगा, 7 7। ठीक है, तो आपको सिंपली 49 के अंदर 7 प्लस कर देना है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 56। ठीक है, तो 56 आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
Simple interest accrued on a certain sum is 16/25 of the principal sum. If the numerical value of the rate of annual interest and time are equal, what is the annual rate of interest? ठीक है, एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का 16/25 है यदि ब्याज की वार्षिक दर का संख्यात्मक मान और समय वर्षों में समान है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इस केस के अंदर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप ये देखिए। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जैसे हमने पहले किया था। अब उन्होंने कहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल का 16/25 है। ठीक है, तो आपने मान लिया ये जो आपकी वैल्यू है P इंटू आर इंटू टी किसके बराबर है? 16/25 ऑफ P। ठीक है, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट उसका 16/25 है। तो अब आपने ये भी चीज़ साथ में देखी, क्या बोला उसने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपस में क्या है? बराबर है, यानी कि R इज इक्वल्स टू T है। तो आपने सिंपली यहाँ पे T की जगह पे R पुट कर दिया इस वाले फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, अब आप इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा। P से P तो कट जाएगा, ठीक है, देन 25 से 100 कटेगा ये 4 पर, फिर 16 इंटू 4, ठीक है, 16 इंटू 4 अगर आप करोगे वो आपका कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 64। ठीक है, अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है। तो R की वैल्यू आपकी सिंपली कितनी आ गई? 8 आ गई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 8% है। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:7। 2 नंबर हैं जो आपके 6:7 के रेशियो के अंदर है। इफ 12 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स देयर रेशियो बिकम 7:8। फाइंड द 2 नंबर्स। ठीक है, 2 संख्याएं 6:7 के अनुपात में दी गई हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 7:8 हो जाता है। दोनों संख्याओं का पता लगाइए। ठीक है, 2 नंबर्स हैं आपके जिनका रेशियो 6:7 है सिंपली। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन रेशियो अज्यूम कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर्स हैं एक रेशियो के अंदर है तो आपने कॉमन रेशियो मान लिया यहाँ पर x। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 6x और दूसरा क्या हो जाएगा? 7x। तो अब आपको 6x और 7x के अंदर क्या करना है? 12 को ऐड करना है। ठीक है, तो आपने कर दिया, ऊपर भी 12 ऐड कर दिया, नीचे भी 12 ऐड कर दिया। किसके बराबर बन रहा है वो? 7:8, यानी कि 7/8। इसके आपने बराबर इसको पुट कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 12। ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना है? वो नंबर निकालने हैं दोनों। तो नंबर क्या है? 6x और 7x। तो 6 इंटू 12, 7 इंटू 12, 72 और 84 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, दोनों नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका what will be the diameter of a circle having area equal to that of the square of side 2 मीटर। एक 2 मीटर भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल के एक वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक है, आपको क्या निकालना है? एक आपको सर्कल पता है, पहले तो सर्कल क्या होता है? ठीक है, ऐसे गोल सी फिगर होती है आपकी, उसका एक सेंटर होता है, बीच की वैल्यू होती है, उस सेंटर से लेके सर्कल तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, और उस एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, जो सेंटर से होकर निकल रही है वो क्या होती है? डायामीटर होती है। ठीक है, डायामीटर आपका क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। रेडियस का दुगुना होता है। क्यों ऐसा दुगुना क्यों होता है? क्योंकि देखो एक सेंटर से इस तरफ रेडियस जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो 2 रेडियस हो गए, इसीलिए ट्वाइस ऑफ r। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अगर आपके सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया बराबर हो तो। ठीक है, तो आपके सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर आपका सर्कल का एरिया होता है और स्क्वायर का क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी दे रखी है? 2 मीटर दे रखी है, तो 2 मीटर का स्क्वायर कर लीजिए, 4 आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है? 3.14, नहीं तो 22/7 होती है। अब आप ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट्स में है तो आप 3.14 यूज़ कर लीजिए। तो r स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आपकी निकल जाएगी 1.27, और 1.27 किसका स्क्वायर होता है? 1.126 का होता है। ठीक है, लेकिन आपको रेडियस तो निकालना नहीं था, आपको तो डायामीटर पूछा है उसने। ठीक है, तो डायामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो आपने इसको ट्वाइस कर दिया, 2.25 आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिस वाज ऑल्सो सिंपल। देन नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, सॉरी क्या बोला है उसने?
इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू आप निकाल कर देख लो, बहुत ही सिंपल छोटी छोटी सी वैल्यू है, इनको आप सॉल्व करके देख लो, आपका पता चल जाएगा हाईएस्ट कौन सा है। देखो अब आपका यहाँ पर पता चलेगा कि स्क्वायर्स और क्यूब्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है पेपर में। अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद है, क्यूब आपको एटलीस्ट 30 तक तो याद होने चाहिए, और स्क्वायर्स आपको 50 तक याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 30 तक तो याद कर ही लेने हैं, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, ठीक है। देन 6 की पावर 4 आपकी 1296 होती है। इसको आप मल्टीप्लाई कर भी देख सकते हो, नहीं तो आप कैसे कर सकते हो, 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 कितना हो गया, 36 इंटू 36, ठीक है। देन 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 आपको पता होगा, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, ठीक है। 2 की पावर आपका होता है 64। फिर 64 को एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 की पावर 7 है ना, इसको इंटू फिर से 2 कीजिए, आपका 128 आ जाएगा। देन 3 की पावर 5, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो 3 की पावर 3 आपको पता है कितना होता है 27, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 27 इंटू 9 आपका 243 आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 1296, इसको आप आंसर कर दीजिए फिर, ठीक है, कि ये आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। इस सीरीज का आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है, अगली कौन सी टर्म यहाँ पर होगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, देखो यहाँ पर अब आपका 2 सीरीज चल रही है, ठीक है। ऐसा भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें 2 सीरीज चल रही होती हैं एक ही सीरीज के अंदर, ठीक है। पहली सीरीज देखो यहाँ पे क्या है, 4 और 8, 8 और 12, ठीक है, 12 और 16, और 16 और 20, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 8 क्या है, +4, 8 में फिर 4 प्लस किए 12, फिर 12 में 4 प्लस किए 16, 16 में 4 प्लस किए 20। एक तो ये सीरीज आपकी चल रही है, लेकिन आपको क्या करना है, 20 के बाद की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, 20 के बाद की तो आपकी इस सीरीज से तो निकल नहीं सकती, आपको तो इसके आगे की वैल्यू पता चलेगी इस सीरीज से। तो आपको क्या करना है, दूसरी सीरीज को एनालाइज करना है। यहाँ पर क्या है, 16, 64, 256, तो आपको पता चल रहा होगा देखते ही कि ये तो 4 का कुछ मल्टीप्लिकेशन चल रही है। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर इज 16, 4 का क्यूब इज 64, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये 2 है, ये 3 है, तो अगला 4 होना चाहिए। तो आपने चेक किया 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 ही होता है। फिर आपने अगला चेक किया तो 4 की पावर 5 कितना होता है, 1024 ही होता है, मतलब यही पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा आपका, 4 की पावर 6 निकाल कर देख लो कितना आता है, 4096, वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, सिंपल। देन नेक्स्ट आपका क्या है, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20, ठीक है। 1 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकालनी है आपको। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका वो खुद और 1 क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल कह रही, फैक्टर, ठीक है। मल्टीपल इज डिफरेंट, फैक्टर इज डिफरेंट। प्राइम नंबर आपके वो होते हैं जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। वो नंबर खुद और 1 जो आपका है उनके फैक्टर्स होते हैं, क्लियर। जैसे शुरुआत कहाँ से होती है, 2 एक तो अपने खुद के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है। देन 3 एक तो खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और किसी के में नहीं आता। देन 5, ठीक है। तो ऐसे ही आपके प्राइम नंबर्स चलते रहते हैं। अब आपको ऐसे 1 से 20 तक के प्राइम नंबर्स देख लेने हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इनकी एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब का सम कर लो, वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दो, 77 बाई 8 9.625, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी। देन नेक्स्ट है आपका एक सेकेंड, देन नेक्स्ट है आपका अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 1008 in 2 years and 1164 in 3.5 years. Find the sum and the annual rate of interest. एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1008 रुपये और 3.5 वर्ष में 1164 रुपीज़ हो जाती है। मूल राशि और वार्षिक ब्याज दर बताइए, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, देखो अब यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है आपको कि एक अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको पता नहीं है तो आपने उसको x मान लिया, ठीक है। वो 2 सालों के बाद, ठीक है, 2 सालों के बाद कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 1008, ठीक है।
1008 हो जाता है 2 सालों के बाद, और 3.5 सालों के बाद कितना हो जाता है, यानी कि इसके भी 1.5 ईयर्स के बाद कितना हो जाता है, 1164 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि ये कौन सा ये वाला अमाउंट कितना था और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर क्या है यहाँ पर, जिस पे आपने ये दोनों वैल्यूज़ निकाली हैं। तो अगर देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ ना कि कौन सा मेथड है, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको देख लेना है सिंपली ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, चलो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो अब आपका सिंपल इंटरेस्ट 1.5 साल का कितना है, ये जो 1.5 साल आपने निकाला है, 1.5 साल में कितना हो जाएगा, जितना ये अमाउंट आपका निकला माइनस जो 1.5 साल पहले अमाउंट था उसको आप माइनस करोगे, ये 1.5 साल का निकल कर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 1164 माइनस 1008 कितना आ गया, 156, ये तो 1.5 साल का आ गया। अब आप 2 सालों का निकालो, जो ये पहले के 2 साल थे, ठीक है, इनका निकालो। ये कैसे निकलेगा आपका, आपको पता है 1.5 साल का कितना होता है 156, ठीक है। तो आपका 2 साल का कितना हो जाएगा, पहले आप 1 साल का निकाल लीजिए। अगर आपका देखो 1.5 साल का कितना है, 1.5 साल का यानी कि 1.5 साल का कितना है आपका 156, ठीक है, 1.5 साल का 156 है। तो 1 साल का कितना होगा, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, 1.5 साल मतलब 3/2 ईयर्स, ठीक है, 3/2 ईयर्स का अगर आपका 156 है तो आपका 1 साल का कितना हो गया, 1 साल का आपका हो गया ना, 1 साल का हो गया आपका 156 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप सिंपली, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा नीचे, और ये आपका इधर 1 ही रह जाएगा। तो 1 साल में आपका कितना इंटरेस्ट हो गया 156 इंटू 2/3, लेकिन आपको 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का कैसे निकालोगे, इंटू फिर से 2 कर दो आप इसको, ठीक है, 2 साल का निकल जाएगा, वो 208 निकल कर आ गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका ये जो अमाउंट है, जो आपका स्टार्टिंग का प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, वो आपका ये वाला अमाउंट जो फाइनली निकला है उसमें इंटरेस्ट कुछ ऐड किया है आपने, क्लियर। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो लास्ट का अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, क्लियर, वो आपका निकल कर आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको निकालना था एक्स का, क्लियर। फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आप अपना वही फॉर्मूला लगाइए सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी। P कितना है 800, आर आपको निकालना है, टाइम आपका है 2 साल, 2 साल में कितना आपका इंटरेस्ट हुआ था 208, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आर की वैल्यू निकल जाएगी 13%, क्लियर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आसान ही है, ठीक है, पेपर में आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है ये, बाकी ये क्वेश्चंस के मुताबिक थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी वैसे तो आसान ही है, ठीक है ना। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि इस 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के, वो मैं बता देती हूँ सिंपल, ठीक है। सबसे पहला तो आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने के ऊपर आप खरीदते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसका खरीद का जो दर है, ठीक है, वो दैट इज कॉस्ट प्राइस। देन आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है जितने में आप उसको बेचेंगे, जिस प्राइस पे आप उसको बेचेंगे। देन आपका आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, जितने में आपने उसको बेचा, ठीक है, वो ज़्यादा था जितने में आपने उसको बेचा और जितने में आपने खरीदा था, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, यानी कि आपने कम दाम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, तभी तो प्रॉफिट होगा ना आपको। तो प्रॉफिट क्या होता है, सिंपली जितने में आपने बेचा जितने में आपने खरीदा था उनका माइनस कर देना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है, लॉस होता है आपका जितने में आपने खरीदा, ठीक है, वो ज़्यादा था और जितने में आपने बेचा वो कम रह गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, जितने में आपने खरीदा माइनस जितने में आपने बेचा, ये आपका लॉस हो जाएगा। देन आपका आता है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका, प्रॉफिट परसेंटेज सिंपली होता है प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, हमेशा नीचे क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, बेस प्राइस जिसके ऊपर आपने खरीदा है इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, ठीक है। देन आपका आता है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होता है, अब आपका लॉस परसेंटेज होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, लॉस कितना है आपका CP माइनस SP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय अभी भी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हमेशा जो आपका लॉस और प्रॉफिट निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके जो आपको याद रखने हैं अपने पेपर के लिए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ यूज़ होते नहीं पेपर में, ठीक है।
चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो अब आपने यहाँ पर देख लिया प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी, ठीक है। प्रॉफिट का कितना फॉर्मूला है, SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, ठीक है। SP कितना है अब आपका यहाँ पर 15, ठीक है, और CP कितना है आपका 10। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना और आपको समझ में ना आए कि यहाँ पर SP क्या है और CP क्या है, तो जो भी आपको दिया होगा ना सेलिंग प्राइस के साथ, यानी कि 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, तो वो आपकी एक्चुअली कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। जो भी आपको सेलिंग प्राइस के साथ आर्टिकल का क्वांटिटी दे रखी होगी वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और जो आपको कॉस्ट प्राइस के साथ दे रखा होगा वो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। सिंपल समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने लगूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल इतना चीज़ ध्यान रखो, कॉस्ट प्राइस के साथ जो है वो सेलिंग प्राइस मान लो उसको, और जो सेलिंग प्राइस के साथ है उसको कॉस्ट प्राइस मान लो, ठीक है। तो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितना आ गया, 50% आ गया आपका, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने 3 से 4 क्या कहते हैं 3 से 4 उसके अंदर देखा है, शिफ्ट्स के अंदर देखा है ये वाला सेम क्वेश्चन, बस आपके ये नंबर्स अलग अलग थे, ठीक है। किसी में कुछ 11 था, किसी में कुछ था, ये नंबर्स अलग थे पर क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, ये आ रहा है पेपर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन डिपॉजिटेड सम मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट rate for 3 years. Had he deposited the money at 2% higher rate, it would have fetched rupees 360 more. Find the amount of money deposited. किसी व्यक्ति ने सरल ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ राशि जमा की। यदि वह 2% अधिक दर पर राशि जमा किया होता तब उसे 360 रुपये और मिला होता। जमा की गई राशि बताइए, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि उसने एक पैसा जो है, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर 3 साल के लिए लगा दिया, ठीक है। अगर उसने जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर लगाया उससे 2% ज़्यादा अगर उसको मिलते तो उसे 360 रुपये एक्स्ट्रा मिलते इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको निकालना है कितना पैसा उसने एज प्रिंसिपल लगाया था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, हमने मान लिया कितना पैसा लगाया था x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना लगाया था, ठीक है। कितने सालों के लगाया है, 3 सालों के लिए लगाया है। किस रेट के ऊपर, R% के ऊपर, ठीक है। R% के ऊपर आपने लगाया है। अब वो कह रहे हैं अगर आपने R+2 रेट के ऊपर लगाया होता, 2% ज़्यादा पे लगाया होता, तो आपका कितना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जितना आपने इस R रेट के ऊपर कमाया था उसमें 360 ज़्यादा, ठीक है। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T। तो पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना था, X जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, R जितना आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 3 सालों के लिए लगाया, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ऐसे ही आपने इसको निकाल कर देखा, सिंपल इंटरेस्ट जो नया वाला है वो कितना होगा, सेम अमाउंट के ऊपर X% के ऊपर कितने रेट पे, 2% ज़्यादा, यानी कि R+2 कितने टाइम के लिए, 3 सालों के लिए, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो ये वाली वैल्यू है आपने यहाँ पर निकाली है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस 360 पहले का जो इंटरेस्ट है प्लस 360 रुपये, तो यहाँ पर आपने उसको पुट कर दिया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली थी ना, ये 1 वैल्यू, ये जो इक्वेशन है ये आपने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी और 360 रुपये जो थे तो थे, क्लियर, ये इसके बराबर हो गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 6000 रुपये, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, कितने अमाउंट उसने डिपॉजिट किया था, 6000 रुपये डिपॉजिट किए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए क्रम के लुप्त संख्या बताइए, ठीक है। यहाँ पर जो मिसिंग आइटम है ये आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो मिसिंग आइटम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी आपको स्क्वायर और क्यूब पता होगा तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपने देखा यहाँ पर 1, 4, 27, 16, अब आपको यहाँ पर देखते ही समझ आ गया होगा 27 तो 3 का क्यूब होता है, ठीक है। 4 ये आपको फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, फिर भी इसको छोड़ दीजिए। 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 36 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। देन 4 2 का स्क्वायर होता है, 1 का क्यूब होता है या 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। देन 343 ये 7 का क्यूब होता है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि पॉट पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है 1 2 3 4 देन 6 7, यानी कि यहाँ पर तो 5 का कुछ होगा, तो यहाँ पर आपने डाल दिया 5। फिर आपने देखा ऊपर क्या फॉलो हो रहा है, क्यूब स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अ शर्ट विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹150 इज अवेलेबल एट 105. इफ द वैल्यू ऑफ सेकेंड डिस्काउंट इज 12.5%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट. ठीक है, दो लगातार छूट प्राप्त करने के बाद ₹150 की अंकित कीमत वाली एक कमीज ₹105 पर उपलब्ध है. यदि दूसरी छूट का मान 12.5% है तब प्रथम छूट का मान क्या है. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं आपको कि आपकी एक शर्ट है जो कितने रुपए पर अवेलेबल थी, एक मिनट रुको, यहाँ पे कितने रुपए पर अवेलेबल है, ₹150 पे, ₹150 की आपकी कोई शर्ट है. ठीक है, उसके ऊपर आपने 2 डिस्काउंट लगाए हैं. ठीक है, 2 डिस्काउंट लगाए हैं तो आपका 2 डिस्काउंट लगाने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है, ₹105. अब उसने कहा दूसरा डिस्काउंट तो 12.5% है, पहला डिस्काउंट कितना का लगा वो बताओ. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, नॉट सो सिंपल बट जिसको बेसिक आता होगा, मैथ्स आती होगी बेसिक, वो कर सकता है. ठीक है, अब आपको पता है ₹150 की शर्ट थी, उस पर आपने कुछ परसेंटेज लगाया जो आपको नहीं पता कितना परसेंट, तो आपने उसको X% मान लिया. ठीक है, फिर आपका कुछ अमाउंट आया यहाँ पर, उसके ऊपर आपने 12.5% अपना डिस्काउंट लगाया और आपको कितना मिला, ₹105 मिले. ठीक है, तो आपने क्या किया, ₹150 के ऊपर कितना परसेंटेज आपने लगाया, डिस्काउंट दिया है इसीलिए आपने माइनस कर दिया. अगर आपने यहाँ पर डिस्काउंट ना देकर आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए होते तो यहाँ पर प्लस हो जाता सिंपली. ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दिया है तो आपने 100 में से कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया, X% डिस्काउंट दे दिया, तो आपने इससे मल्टीप्लाई किया. देन अगला डिस्काउंट कितना दिया आपने, 100 में से 12.5% माइनस करो, इतने पे ही तो आपने दिया होगा उसको. ठीक है, तो इतना आपने माइनस किया, कितना अमाउंट आ गया, 105. अब इसको सॉल्व करो अच्छे से, इक्वेशन को, X की वैल्यू निकालो, 20% आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है आपका, क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जितना जो नंबर सिस्टम है आपका उसमें आपको याद रखना है क्या, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट n स्क्वायर का आपको निकालना है, देन n क्यूब का, फर्स्ट क्यूब जो आपके हैं उनका सम. ठीक है, तो इन तीनों का आपको सम पता होना चाहिए कितना कितना होता है. ठीक है, समझ में आया सबको. जैसे इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2. ठीक है, देन n क्यूब का कितना होता है, ये इसका स्क्वायर हो जाता है सिंपली. ठीक है ना, दिस इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर. ठीक है, ये इसका स्क्वायर. देन n स्क्वायर का क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, ये आपका होता है फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स. ठीक है ना, सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स. ठीक है ना, ऐसे करके. तो ये आपको तीनों फार्मूलाज याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं. ठीक है, अब तो उसने सिर्फ 40 नेचुरल नंबर्स का पूछा है, कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं पूछा. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, सिंपल. सम कितना होता है n नेचुरल नंबर्स का आपका, n इंटू n प्लस 1/2. ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है. तो फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, n की जगह पे आप 40 प्लस पुट कर दीजिए, तो 40 इंटू 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 40 इंटू 41/2 आंसर आ जाएगा आपका 820. लेकिन ये आपका निकला है सम, आपको निकालना है एवरेज. एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम कितना है 820, ऑब्जर्वेशन कितनी थी 40, तो 40 से डिवाइड करके आपका आ गया एवरेज 20.5. तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया. ठीक है, इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज के लिए कंप्लीट होते हैं. अभी इस वीडियो को रोकिएगा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक्स देखो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अब देखो आपके लिए कौन कौन से टॉपिक्स है. एक तो एवरेज. ठीक है, एवरेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर आपने देख भी लिया होगा क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहे हैं. दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका रेशियोज. ठीक है, रेशियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. देन सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, रेशियो, देन थर्ड सिंपल इंटरेस्ट. देन चौथा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीरीज वाले क्वेश्चंस. ठीक है, जिसमें आपको मिसिंग फिगर पूछ रहा है या रॉन्ग फिगर पूछ रहा है.
ठीक है। सीरीज़ वाला क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एकदम ही इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया सीरीज़ वाला। देन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 5वां क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, 5 मैंने आपको बता दिए नट शेल के अंदर, जो आप बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जा सकते, ठीक है। इन्हें तो आप छोड़ने के बारे में सोचिएगा ही नहीं। बाकी आप कोई टॉपिक छोड़कर जाना चाहते हैं तो चल सकता है, ठीक है, लेकिन इनको ज़रूर कर लीजिएगा। एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर लेना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेन है, वो आप कर लेना। बाकी तो आसान ही है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला मैं ही आपको बता देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं होता, आपको अमाउंट का फॉर्मूला दिया होता है, जो इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद आपको दिया जाता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट ए क्या है आपका, अमाउंट जितना आपने इंटरेस्ट पे करने के बाद आपको मिला है, इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद मिला है। P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, जितना आपने डिपॉजिट किया था। R आपका जिस रेट के ऊपर किया था, जिस दर पर किया था। N जितने टाइम के लिए आपने किया था, ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। दिस इज़ आपका अमाउंट। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सिंपली निकलेगा A माइनस पी करके, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगा, A माइनस पी करके। जो ये अमाउंट की वैल्यू आप निकालेंगे, उसमें से आपने जितना डिपॉजिट किया था उसको माइनस कर दीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आता है ये। चलिए, तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत कंजूसी दिखाते हो यार तुम लोग नीचे लाइक करने के लिए, पूरी वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी है तो। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देना, जो नीचे नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस आउट ना कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी जो PDF है इस वीडियो की आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सेम माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं @mindyoureconomics@gmail.com अपनी किसी भी क्वेरी के बारे में मुझसे बात करने के लिए। तो अभी जो हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो है वो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, ठीक है। कल या परसों मैं उसे भी पोस्ट करूँगी। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नॉटी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।